अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, वेनेजुएला, ऑयल रिजर्व्स, ये तमाम ऐसे कीवर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं जो पिछले 2 दिनों में यदि आपने अपना फ़ोन, टैबलेट, न्यूज़पेपर, यूट्यूब, टीवी कुछ भी चालू किया होगा तो इन शब्दों के बारे में ज़रूर सुना होगा। आपको ये भी मालूम होगा कि किस तरीके से वेनेजुएला में अमेरिका ने इन्वेड किया और ट्रंप ने क्या कुछ कहा। लेकिन जो हाल के डोनाल्ड ट्रंप के बयान सामने आ रहे हैं उससे ये अंदाजा लग पा रहा है कि ट्रंप यहां रुकने नहीं वाले हैं, ट्रंप आगे बढ़ने वाले हैं और कई और ऐसे देश हैं जो उनके निशाने पे हैं। और क्या इसी तरीके की कार्रवाई करके ट्रंप उन पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? इन तमाम विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान सिद्धांत मिश्रा हमारे साथ में है जो कि इन तमाम विषयों के एक्सपर्ट है और हमको बेहद ही विस्तार से समझाएंगे कि आखिर में ट्रंप चाहते क्या है और जो ये तस्वीर निकल कर आ रही है उसके पीछे का मकसद क्या है। ये इनसाइड स्टोरी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहले सिद्धांत, हम शुरुआत करेंगे वेनेजुएला की। हम सबने बात कर ली, हमने तस्वीर देख ली वेनेजुएला में क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन अब ट्रंप का बयान सामने आया और ट्रंप ने कहा कि वो यहीं पे रुकने नहीं वाले हैं, वो आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन निशाना कौन से देश पे? देखिए, ग्रीनलैंड की संभावना ज़्यादा लग रही है क्योंकि जब वो दूसरी बार सत्ता में आए तो चुनावों के वक्त भी और चुनावों के बाद भी उन्होंने बोला कि यूएस विल एनेक्स ग्रीनलैंड और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए। ऐसे तो वो कनाडा को भी 51st स्टेट बताते हैं यूएस का, पर जो प्रमुखता से उनका फोकस था सेकेंड टर्म में आने के बाद वो ग्रीनलैंड पे था। इनफैक्ट जो उनके बेटे हैं वो ऐसे ही एक बार ग्रीनलैंड की सैर पे भी चले गए, वहाँ से वीडियो अपलोड किया। डेनमार्क की सरकार से भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई, जो यूएस की मंशा है उसका विरोध किया। हमारे जो दर्शक नहीं जानते, आप उनको ये भी बताइए कि डेनमार्क की सरकार से क्यों बात की? डेनमार्क की सरकार ने विरोध किया जब क्योंकि जो ग्रीनलैंड है वो ऑटोनॉमस रीजन है, वहाँ की खुद की भी सरकार है लेकिन वो डेनमार्क के कंट्रोल में है, तो डेनमार्क की सरकार ने उसका विरोध किया। जो ग्रीनलैंड की सरकार है उसने भी इसका विरोध किया, अपनी ऑटोनॉमस रहने को उन्होंने प्राथमिकता दी और इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है और एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती है। ये CIA के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सालों से चला करते हैं, ठीक है, चाहे वो रिजीम चेंज हो या उनका फोकस कौन से देश पे होगा। और ये जो CIA के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो टास्क होते हैं, ये डिसाइड करते हैं वहाँ के पॉलिसी मेकर्स इस आधार पर डिसाइड करते हैं कि अगर हमें आज से 20 साल, 25 साल, 50 साल तक शक्तिशाली रहना है तो हमें कौन से पदार्थों की ज़रूरत है, हमें कौन सी ऐसी टेरिटरी की ज़रूरत है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके चलते अगर हम उस टेरिटरी को हथिया लें या उस सरकार को एक तरीके से अपना गुलाम बना लें, वहाँ का जो राजा है उसको गुलाम बना लें, और अगर राजा नहीं सुन रहा है तो वहाँ के राजा को, प्रधानमंत्री को उठा के फेंक के नई सरकार लाएं जो हमारी सुने, तो हमारी जो सत्ता है वो विश्व में चलती रहेगी। अगर आप ग्रीनलैंड का भी इतिहास देखें तो ये आइडिया शायद हो सकता है हमारी आपकी जनरेशन के लिए नया हो, ये हमने पहली बार ट्रंप से सुना है, लेकिन इसका जो बीज रखा गया था वो 1867 में तब के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने रखा था। उसके बाद 1910 में फिर एक प्रपोजल दिया गया था वहाँ के एम्बेसडर द्वारा। कई बार डेनमार्क को प्रपोजल यूएस पहले भी दे चुका है कि आप इतना पैसा ले लीजिए और ग्रीनलैंड हमें दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने या फिर उसको रूल करने या फिर उसको ग्रीनलैंड को चलाने के लिए अमेरिका का ये फर्स्ट थॉट नहीं है। अमेरिका 1867 से ये प्लान कर रहा है, 1867 बिल्कुल प्लान कर रहा है, जिसे कहते हैं बीज डाला गया था कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारे लिए कारगर है। और तब से लगातार प्रपोजल्स दिए गए हैं, बाकायदा 2 से 3 बार तो अमेरिका ने ऑफिशियल प्रपोजल्स दिए हैं डेनमार्क को। 1910 में दिया है, फिर मेरा ख्याल 1940 के करीब फिर दूसरा प्रपोजल दिया गया था। तो इस प्रकार से प्रपोजल्स देते आ रहे हैं वो डेनमार्क को। बट हाल फिलहाल में पिछले 20 से 30 सालों में इस पे कभी कोई चर्चा नहीं हुई और कभी इस तरह की कोई डिमांड अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से आई नहीं। अब क्योंकि ट्रंप आए हैं तो ट्रंप ने देखा कि भाई वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, रेयर
रेयर अर्थ है, पोटेंशियल ऑयल रिजर्व्स भी हो सकते हैं, अनटैप्ड है पूरा आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड है। तो एक तरीके से वो उसके पीछे लग गए, लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, उनका बेटा वहाँ विजिट करने गया, डेनमार्क की सरकार ने उसका विरोध किया। अभी देखिए फिर जब वेनेजुएला में के प्रेसिडेंट को उन्होंने कैप्चर किया, उसके बाद जब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की तो उन्होंने पूरी संभावना बताई कि जो हमारा अगला फोकस है, जो हमारा अगला प्रोजेक्ट हो सकता है वो ग्रीनलैंड हो सकता है। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रीनलैंड ही क्यों, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन इससे पहले हम सिद्धांत आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका ने वेनेजुएला कैप्चर किया, ठीक है, ऑयल रिजर्व्स अब सबसे ज्यादा अमेरिका के पास आ गई है, अमेरिकन सरकार के पास में वो कब्जे पे है, वो एक पावर आई है। लेकिन अगर हम पूरे विश्व के इस जियोपॉलिटिकल स्टेटस को देखें या फिर हम अभी इंटरनेशनली अगर इस पूरी पिक्चर को देखकर समझना चाहें तो आखिर अमेरिका करना क्या चाह रहा है? देखिए, अमेरिका जो विश्व पे उसकी सत्ता कायम हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ये सत्ता कायम होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि अमेरिका पहला मुल्क था जिसके पास ना सिर्फ न्यूक्लियर वेपन था बल्कि उसने उस न्यूक्लियर वेपन को चला के भी दिखाया था वर्ल्ड को, जिसके बाद अमेरिका ने वो लेवरेज लिया पूरे वर्ल्ड पे कि आई एम द किंग, ठीक है ना। वहाँ से अमेरिका की सत्ता की शुरुआत होती है विश्व में औपचारिक रूप से। उससे पहले भी अमेरिका शक्तिशाली मुल्कों में ही गिना जाता था, पर जो विश्व की एक तरीके से लीडरशिप थी वो यूरोप के पास थी, ब्रिटेन के पास थी, ठीक है, और इसीलिए ग्रेट हाँ, ब्रिटेन तो कहा जब न्यूक्लियर बम गिरा वहाँ से अमेरिका की सत्ता की शुरुआत हुई। तो अब अमेरिका किसी भी हालत में, आप देखिए डॉलर की हालत खस्ता है। अच्छा, डॉलर हर साल अमेरिका डॉलर प्रिंट करता है अपने दबदबे के दम पे, ठीक है। अगर और कोई देश को अपनी करेंसी प्रिंट करनी रहती है तो वो गोल्ड रिजर्व्स के आधार पर उस करेंसी को प्रिंट करते हैं, बट अमेरिका महज अपने दबदबे के दम पे डॉलर को प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये दबदबा कहाँ से आता है? तो ये दबदबा आता है जब आप उन संसाधनों को कंट्रोल करते हैं जो संसाधनों की विश्व में ज़्यादा डिमांड है। एक है क्रूड तेल, दूसरा संसाधन है रेयर अर्थ, ठीक है। आज की तारीख में पूरे विश्व को इन दो रिसोर्सेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और आने वाले वक्त में, पहले भी हमने देखा पिछले 50 साल के इतिहास में जो युद्ध हुए वो तेल के लिए हुए, युद्ध अमेरिका ने कराए वो तेल के लिए कराए, चाहे इराक को इन्वेड किया, ठीक है, चाहे जो गल्फ में वॉर्स हमने देखे वो तेल को लेके ही हुए। आने वाले वक्त में जो युद्ध हैं वो तेल को लेके भी होंगे, रेयर अर्थ को भी लेके होंगे। तो रेयर अर्थ इज़ बिकमिंग न्यू ब्लैक गोल्ड फॉर द वर्ल्ड। जहाँ तक वेनेजुएला की बात है, पिक्चर क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं कि ये किसी को पता नहीं है। 303 बिलियन बैरल का प्रेडिक्शन है वेनेजुएला में, जो कि सऊदी अरेबिया से भी बड़ा जिसका ऑयल रिजर्व है, अनटैप्ड है। हैवी क्रूड बोलते हैं वेनेजुएलन क्रूड को, उसके लिए रिफाइनरीज को स्पेशली इक्विप्ड होना पड़ता है उस क्रूड को रिफाइन करने के लिए, गाढ़ा होता है तो उसमें बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन जो टेक्सास और लुइसियाना साइड जो रिफाइनरीज हैं यूएस में, बताते हैं वो रिफाइनरीज इक्विप्ड हैं इन ऑयल को, वेनेजुएला तेल आने को उसको रिफाइन। तो अब जो कि ट्रम्प दावा कर रहे हैं, अगर वहाँ की कंपनियां गई ऑयल कंपनीज और उन्होंने वहाँ सेटअप किया वेनेजुएला में, तो तेल वहाँ से निकल के सीधा रिफाइनरीज में जाएगा और अमेरिका अब डॉलर में उस तेल को बेचेगा। और एक बार जो जिसे कहते हैं अमेरिका की सत्ता है वो बरकरार है, क्योंकि तेल पे ही अमेरिका की सत्ता सालों साल चलती आ रही है। तो अब वो अब जो गल्फ के कंट्रीज हैं जो थोड़ा सा खिसकना चालू हो गए थे अमेरिका की तरफ से, सालों तक अभी भी अलाए हैं हालांकि, लेकिन खिसकना चालू हो गए, तब एक बार फिर से वो जिसे कहते हैं ना गियर में आ जाएंगे कि भाई जब अमेरिका खुद ही इतना रिजर्व लेके बैठा हुआ है, अपना रिजर्व, वेनेजुएला के रिजर्व के आसपास 268 के बिलियन बैरल्स सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया के अभी तक में था, और उसके बाद उसके पहले वेनेजुएला का था, लेकिन कोई उसको ढंग से मॉनिटर नहीं कर पा रहा था, उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा था, एक तरीके से आप कहें। नहीं, उसको करने भी नहीं दिया, नहीं उसको करने भी नहीं दिया, जो मदुरो थे उनको करने भी नहीं दिया गया तेल का इस्तेमाल, क्योंकि इतने सैंक्शंस लगा दिए। 2018 तक भारत भी खरीदता था वेनेजुएला से तेल, लेकिन जब ट्रम्प का पहला एडमिनिस्ट्रेशन आया तब उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए, तो भारत ने भी काफी लंबी प्लानिंग के बाद बहुत लंबी, मैंने बोला ना कि ये देखिए ये CIA के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 20-20, 30-30, 40-40 साल चलते हैं, ठीक है ना। इनको एक टारगेट दिया जाता है
कि इस देश में रिसोर्सेज हैं, इस देश में क्रूड है, इस देश में रेयर अर्थ है, हमें स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से टेरिटरी चाहिए, तो या तो वहाँ की सरकार इनके साथ अलाइंड हो जाए या तो ये वहाँ पे रिजीम चेंज करते हैं, ठीक है, और या तो और अब ये नया पैटर्न देखा है कि या तो वो सीधा उठा के ले आएंगे वहाँ ये के तो मतलब president को। काफी लंबे टाइम के बाद में हम देख रहे हैं कि सीधा कैप्चरिंग हो रही है। मतलब युद्ध जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उस समय पे ऐसी स्थिति देखी गई थी, लेकिन अब ये सीधा कैप्चरिंग, जो ट्रम्प एक नया ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब उनकी नजरें हैं ग्रीनलैंड के ऊपर। अब अगर हम बात करें ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड ही क्यों? क्योंकि ट्रम्प का जो हाल फिलहाल का बयान आया उसमें वो दलील दे रहे हैं कि वहां पे रशिया और चाइना की पहले से मौजूदगी है, इसीलिए आगे कुछ अगर गड़बड़ी होती है, ऐसी कोई संभावना आती है, तो हमारी मौजूदगी ग्रीनलैंड में जरूरी है। लेकिन क्या वही वाकई में यही कारण है? उनका ऑलरेडी एयरबेस है ग्रीनलैंड में, अमेरिका का एयरबेस ऑलरेडी प्रेजेंट है ग्रीनलैंड में। तो अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसर्न अगर मैं मानता हूं कि जेन्युइन भी है, तो उनका ऑलरेडी उनकी प्रेजेंस है, यूएस ट्रूप्स आर प्रेजेंट इन ग्रीनलैंड, ठीक है। तो पहली चीज़ तो उनका जो ये दावा कि रशिया और चाइना की नज़र है, तो ऑलरेडी यूएस ट्रूप्स तो प्रेजेंट हैं ग्रीनलैंड में। फिर वो डेनमार्क कंट्रोल करता है ग्रीनलैंड को, डेनमार्क नेटो का हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप है, तो यूएस जब चाहे ग्रीनलैंड के एयर बेसिस को एक्टिवेट कर सकता है, अगर उनको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खतरा लग रहा है चाइना और रशिया से। हालांकि रही बात चाइना और रशिया की, तो जो जहां तक मैं समझ पाऊँ तो डेफिनेटली इनकी भी नज़र होगी वहाँ के मिनरल्स पे, रिसोर्सेज पे, लेकिन अभी फिलहाल में कोई ऐसा कदम उन दोनों देशों द्वारा नहीं उठाया गया है जिससे ये कहा जाए कि वो ग्रीनलैंड कैप्चर करेंगे। वो मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं आर्कटिक में, जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं आर्कटिक रीजन में। इसके बियॉन्ड अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने इस तरह का कुछ बयान दिया हो या उन्होंने सीधा कहा हो कि हमें रेयर अर्थ चाहिए या हमें वहाँ के रिसोर्सेज चाहिए। तो जैसा मैंने कहा, अगर ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं तो उनकी मिलिट्री ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है, उनका एयरबेस है वहाँ पे, वो जब चाहें एयरबेस और ट्रूप्स भेज सकते हैं, उसमें कोई उनको नहीं रोकेगा क्योंकि नेटो का हिस्सा है डेनमार्क। तो ये सब दलीलें दी जाती हैं जब आपको कोई काम करना होता है। जैसे मडुरो को बता दिया गया कि वो ड्रग कार्टेल चलाते हैं, ड्रग किंगपिन हैं, इलीगली लोगों को भेज रहे हैं अमेरिका, इस तरह के तमाम, क्योंकि आपको केस भी तो बनाना होता है, अपनी जनता को आप कैसे संतुष्ट करेंगे। बट वेनेजुएला तो ठीक है, अब जिस तरीके से उन्होंने वो केस पूरा बनाया अगेंस्ट मदुरो और फिर पूरी इकोनॉमी को बताया कि इट्स अ डेड इकोनॉमी और हमको वहां पे रिवाइव करने के लिए जरूरत थी ये करने की। ग्रीनलैंड के लिए मेरे दो आखिरी सवाल है सिद्धांत, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ग्रीनलैंड के लिए अगर ट्रम्प का अगला कदम इसी तरीके से जैसा उन्होंने वेनेजुएला में किया, ग्रीनलैंड के लिए ऐसे कैप्चर करना, वहां पे अमेरिका का कब्जा एक तरीके से, क्योंकि डेनमार्क सीधा सीधा वहां पे अभी रूल कर रहा है अलाइनमेंट के साथ में, क्या अमेरिका के लिए इतना इजी होगा जितना वेनेजुएला में करना था? देखिए, अमेरिका चाह जाए तो कुछ भी करेगा, ठीक है। हो सकता है जो मेथड है, जो तरीका है वो अलग हो, क्योंकि डेनमार्क नेटो का हिस्सा है, ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप है। हालांकि ट्रम्प उस ट्रांस अटलांटिक, जिसे होली काउ कहा जाता था जियोपॉलिटिक्स में, कि ये ऐसे दो भाई हैं जो कभी अलग नहीं हो सकते हैं, यूरोप और अमेरिका। लेकिन ट्रम्प ने आने के बाद उनको भी संकेत दिए कि बॉस, एवरीथिंग इज इंटरेस्ट, ठीक है, आप अपना डिफेंस बजट बढ़ाइए, आप अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़िए, अपना जो भार है वो हम पे मत डालिए। तो कहीं ना कहीं उसमें भी खटास आई है ट्रम्प के आने के बाद। बेसिकली अमेरिका फर्स्ट और आप अपना बैगेज खुद लेके चलिए। लेकिन जब आपका सवाल है उस पे आ रहा हूं मैं कि मेथड हो सकता है अलग हो सकता है लीडर ना कैप्चर हो, रिजीम चेंज हो सकता है रिजीम चेंज ना हो, कोई ट्रीटी ही साइन हो जाए जिसके माध्यम से अमेरिका सीधा वहां पे जाके उनके जो रिसोर्सेज हैं, रेयर अर्थ हैं, और वो उन पे अपना हक जमा कर, तो कुछ ना कुछ तरीका जो है CIA जो है वो ढूंढ लेगा। अगर अमेरिका ने तय कर लिया कि ये देश मेरा अगला निशाना है, इस देश के रिसोर्सेज पे मेरा हक होना चाहिए, तो आज नहीं 10 ईयर्स डाउन द लाइन, 15 ईयर्स डाउन द लाइन वो चीज़ मुकम्मल हो के रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ट्रीटी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, अमेरिका के पास बहुत सारे हथकंडे हैं, वो डिफेंस ट्रीटी कर लेते हैं, वो अभी जैसे यूक्रेन के साथ बातचीत चल रही थी तो यूक्रेन को पकड़ के क्रिटिकल मिनरल ट्रीटी साइन कर ली, पाकिस्तान को बोला कि हमने तुम्हारा युद्ध रुकवाया, हमारे साथ क्रिटिकल मिनरल डील साइन करो, तो अलग अलग तरह की ट्रीटी साइन कर लेंगे, आपको ट्रीटी में बांध देंगे, तो कुछ ना कुछ हथकंडा CIA, मेन फोकस जो है रेयर अर्थ एंड क्रूड, ये दो हैं जो पिछले 50 साल 60 साल से हमने देखा है कि जो जियोपॉलिटिक्स है वो क्रूड ने चलाई है, क्रूड को लेकर यूज हुए, और जो पेट्रो डॉलर का जो गेम है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, तो इस इकोनॉमी का जो एक मजबूत पिलर है वो है पेट्रो डॉलर, क्योंकि जब तक तेल डॉलर में ट्रेड होगा
तब तक डॉलर की मार्केट वैल्यू बनी रहेगी, डॉलर की डिमांड बनी रहेगी और अमेरिका की हुकूमत चलती रहेगी। आने वाले वक्त में अगर यही चीज़ रेयर अर्थ का भी एक बड़ा जखीरा अमेरिका के हाथ लग जाता है तो अमेरिका वहाँ पे भी यही मेथड अपनाएगा। लास्ट यही होना था सवाल कि अगर ऐसा हो जाता है तो वेयर वेयर अमेरिका स्टैंड, अगर ग्रीनलैंड की रिसोर्सेस आ जाती हैं अमेरिका के पास में अलॉन्ग विद वेनेजुएला, क्योंकि अब तो वेनेजुएला एक तरीके से है ही, उनकी रिसोर्सेज पूरी तरीके से अमेरिका के हाथ में, अगर ग्रीनलैंड की भी आ जाती हैं तो वेयर विल अमेरिका स्टैंड? आप एक ऐसे देखिए कि एक देश की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन, $6 ट्रिलियन ऐसे पकड़ के चलिए। अमेरिका ने $10 ट्रिलियन से बड़ा रिजर्व अपने अंडर में कर लिया एक लीडर को कैप्चर करके। तो आप सोचिए 3-4 देशों की अर्थव्यवस्था से ऊपर उनके पास रिजर्व्स आ चुके हैं, ठीक है। इसी तरह अगर रेयर अर्थ का भी एक बड़ा जखीरा उनके हाथ लग जाता है और सप्लाई चेन्स वो कंट्रोल करने लगते हैं। अभी तो फिलहाल चाइना एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है रेयर अर्थ में। अमेरिका को मैं सेकंड स्थान पे रखूंगा जब रेयर अर्थ की बात आती है। चाइना उसमें मार्केट लीडर है, सप्लाई चेन्स में भी, उसकी रिफाइनिंग प्रोसेस में भी। हर रेयर अर्थ घूम के चाइना ही जाता है रिफाइन होने, वो कहीं पे भी कोई भी। तो जब चाइना की, क्योंकि और कहीं ना कहीं ट्रम्प चाहेंगे कि चाइना को चैलेंज किया जाए, तो डेफिनेटली जैसा मैंने आपको बताया ना कि अगर एक लीडर को कैप्चर करने से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिजर्व्स आपके देश के पास आ जाते हैं तो कोई भी CIA क्यों इस तरह का हथकंडा नहीं अपनाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आप दूसरे देशों को बढ़ने से रोक रहे हो। जो आप अपने आप को प्रोटेक्टर ऑफ फ्री वर्ल्ड कहते हो, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहते हो, रूल्स बेस्ड ऑर्डर में बिलीव करने के लिए कहते हो, अब आपके ऊपर कौन भरोसा करेगा? कल को रशिया यूक्रेन को कैप्चर कर ले या जेलेंस्की को कैप्चर कर ले, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। कल को चाइना ताइवान के प्रेसिडेंट को उठा के ले आए, जो कि चाइना कर सकता है। आपको पता है चाइना और ताइवान के बीच में सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी है और जो ताइवान का आखिरी टापू है उससे चाइना की दूरी महज 10 किलोमीटर की है। आराम से चाइना जाके प्रेसिडेंट को उठा सकता है। तब आप क्या बोलोगे? किस मुंह से आप बोलोगे? सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है। इट्स अ डिफरेंट बैटलफील्ड प्लेग्राउंड जिसमें अमेरिका इस वक्त खेल रहा है और अपने रूल सेट कर रहा है, जो कि निश्चित तौर पे सिर्फ भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इस वक्त अमेरिका जो कर रहा है वो पूरा देश देख रहा है। हालांकि यूएन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे रशिया चाइना आवाज उठाने की जरूर बात कर रहे हैं, आज है और उसमें वो वीटो यूज करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कितना उससे बदलाव आ जाएगा और अमेरिका वाकई कितना पीछे हटेगा, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जो स्थिति है, जो पूरी पिक्चर है, इनसाइड स्टोरी है, वो हमने आप तक पहुंचाने का काम किया है। आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया सिद्धांत आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।